हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने आया हूं और वो प्रश्न लेकर आया हूं जो यूपी बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने चैप्टर लिख रखा है। आपका चैप्टर है 3 और यहाँ से आपकी इस चैप्टर के साथ आपकी भौतिक रसायन समाप्त हो जाएगी। इन्हीं 3 चैप्टरों में आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। कम से कम 8 नंबर के 6 से 8 नंबर के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। इसलिए इन तीनों चैप्टर को न्यूमेरिकल सहित और इसकी जो भी डेफिनेशन है वो अच्छे से तैयार करना। इस और आज का जो चैप्टर है, चैप्टर 3 रासायनिक बलगतिकी। इसका नाम क्या है? एक सेकंड, इसका नाम क्या है? रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी, इस चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक बलगतिकी। और ये चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से एक लॉन्ग प्रश्न बनेगा जो न्यूमेरिकल टाइप का होगा। यहाँ से एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा। ठीक है, इसलिए इस अध्याय को आप अच्छे से समझें, स्लो, आराम से, बिल्कुल दिमाग से, क्योंकि यहाँ से एक न्यूमेरिकल आने वाला परीक्षा में ज़रूर है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं किस प्रकार से मैंने चैप्टर को व्हाइट बोर्ड पे लिख रखा है कि इस चैप्टर से ज़्यादा अधिक से अधिकतर इसमें से क्या पूछ सकता है यूपी बोर्ड। ठीक है, देख रहा हूँ। तो पहले आप चैप्टर का नाम ही है रासायनिक बलगतिकी। तो पहले तो हम यही जाने कि रासायनिक बलगतिकी क्या होता है। ठीक, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद दूसरा, अभिक्रिया की दर या वेग। अभिक्रिया की जो भी मतलब दर या वेग होती है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इसमें। फिर आपका है औसत दर या वेग। औसत दर या वेग, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तात्क्षणिक वेग या व्यंजन, इसका वेग बता सकते हैं हम या इसका व्यंजन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर लिखा है वेग नियम या वेग व्यंजक। वेग नियम की डेफिनेशन, फिर इसका व्यंजक क्या होता है उसके हम लोग तैयारी करने वाले हैं। फिर लिखा हुआ है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इनके बारे में चर्चा करेंगे। सिर्फ शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में ही चर्चा होगी, ना कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया बारे में। ठीक, क्योंकि एग्जाम में शून्य कोटि और प्रथम कोटि अभिक्रिया ही आपके एग्जाम में आता है। आता का मतलब आपके सिलेबस में है, इससे ऊपर नहीं कभी पूछा गया है। ठीक है, इस पर ही हमें तैयारी करनी है। फिर आपका दिख रहा है नंबर 9 पे है आणविकता। आणविकता और कोटि में अंतर पूछ लिया जाता है। आणविकता और कोटि में अंतर पूछ लिया जाता है, तो हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर लिखा अर्ध आयुकाल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अर्ध आयुकाल। और शून्य कोटि की अभिक्रिया, दूसरी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यहाँ से तो एक प्रश्न जरूर ही एग्जाम में आने वाला है। इसलिए हम इन दोनों प्रश्न को बहुत डीपली से पढ़ेंगे। इससे संबंधित जो भी सवाल बन सकते हैं वो सवालों को सॉल्व करेंगे। इसके बाद अर्ध आयु काल से भी हमारे जो भी सवाल बनेंगे वो भी हम सवाल को सॉल्व करेंगे। इसलिए साथ बने रहिए अगली क्लास तक, क्योंकि हम अगली क्लास में इन्हें अच्छे से समझाने वाले हैं। आज मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, आप देख लेते हैं। पहले रासायनिक बलगतिकी, आप कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ठीक है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं, उनके, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं या उनकी दर, जैसे आप दर हो गया, ठीक है, इस उसके प्रभावित करने वाले कारक हो गए। आपको जैसे बता सकते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया की दर या जो भी रासायनिक अभिक्रिया की दर होगी या उनको प्रभावित करने वाले जो भी कारक हो गए, जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, सांद्रता का प्रभाव हो गया, ये सब कुछ इसमें अध्ययन करेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे? रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, रासायनिक बलगतिकी, जब भी कोई अभिक्रिया आप कराओगे तो कहीं ना कहीं उसको एक टेम्परेचर देना पड़ता है या प्रेशर देना पड़ता है। ठीक है, तो इनकी वजह से ही अभिक्रिया कंप्लीट होती है, एक सांद्रता का प्रभाव होता है। ठीक है, इसकी वजह से अभिक्रिया जो भी अध्ययन करने वाले हम इसमें, तो वही तुम्हारा रासायनिक बलगतिकी होती है। अब फिर से मैं बता रहा हूँ, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया में जो भी दर होगी या उसका वेग होगा, तो उसमें जो भी लगने वाला ताप होगा, दाब होगा, हम इन सब का जो भी अध्ययन करेंगे,
इन सब का जो भी अध्ययन करेंगे हम उसको क्या कहेंगे, रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, अब रासायनिक बल गतिकी को कई प्रकार से हमें दर्शा रहे, एक इसमें तीव्र अपक्रिया होती है, एक मंद अपक्रिया होती है। ठीक है, इस प्रकार से इनकी अपक्रियाएं होती हैं, इनको अलग अलग से पढ़ा जाता है। अब जैसे तीव्र अपक्रिया की हम बात करें, तीव्र अपक्रिया का मतलब क्या है, जैसे तीव्र रासायनिक अपक्रिया क्या हो सकती है, यदि हमने पानी ले लिया, पानी में तुरंत दूध थोड़ा डाला तो तुरंत पानी का रंग सफ़ेद हो जाए, तो ये तीव्र अपक्रिया हो जाती है। अब जैसे जंग लग रही है, जंग लोहे में जंग लगती है, धीरे धीरे तो हमें तो पता ही नहीं चलता जंग लग कब रही, तो ये मंद अपक्रिया होती है। तो धीरे धीरे जो अपक्रिया हो रही है वो मंद अपक्रिया हो रही है। ठीक है, एक और भी होती है अति मंद अपक्रिया। अति मंद अपक्रिया को क्या कहेंगे, अति मंद में ही आप कह सकते हैं, अति मंद में ही लोहे में जंग लगना होता है। ठीक है, अति मंद में ही लोहे में जंग लगना होता है। और जो मंद अपक्रिया होती है, जैसे जो तीव्र अपक्रिया होती है वो तो तुरंत ही हो जाती है, और अति मंद अपक्रिया होती है जैसे लोहे में जंग लगना काफ़ी समय में, लेकिन जो मंद अपक्रिया होती है वो कुछ घंटों में हो सकती है, हो सकता है उसको होने के लिए 1 दिन भी लग जाए, हो सकता है 2 दिन भी लग जाए, लेकिन काफ़ी लंबा समय जिसमें लग जाता है, काफ़ी लंबा समय जिसमें लगता है वो अति मंद अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार से हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा उसके बारे में। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, इनको भी हम एक बेसिक तरीके से समझा दूंगा कि आखिर ये तीव्र अपक्रिया क्या होती है, मंद अपक्रिया क्या होती है और अति मंद अपक्रिया क्या होती है। तो तीव्र अपक्रिया हम आप पहले बता दे रहा हूँ, जैसे आप तीव्र अपक्रिया क्या होगी, जैसे रासायनिक अपक्रिया वो हो गई, चलो जैसे आपने पानी में दूध डाला, तुरंत ही पानी सफ़ेद हो जाता है, तो ये तीव्र अपक्रिया होगी। कुछ सेकेंडों में जो अपक्रिया हो जाती है वो तीव्र अपक्रिया कहलाती है। और कुछ घंटों या कुछ 2 घंटे या 4 घंटे या 5-6 घंटे जितने इतना समय ले लेती है वो मंद अपक्रिया कहलाती है। लेकिन जिस अपक्रिया में समय थोड़ा लगता है, जैसे महीने लग जाए, साल लग जाए, तो उस अपक्रिया को कहेंगे अति मंद अपक्रिया। ठीक है, इस प्रकार से इन अपक्रिया को चर्चा की है। ठीक है, इसके बाद अपक्रिया की दर या वेग क्या होता है, अपक्रिया की दर या वेग क्या होता है, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद में जो भी परिवर्तन होता है, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो भी परिवर्तन देखने को मिलता हो उसको क्या कहेंगे, अपक्रिया की दर या वेग कहेंगे। क्या बोल सकते हैं, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो भी परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसको हम क्या कहेंगे, अपक्रिया की दर या वेग। ठीक है, इस प्रकार से हम इसके बारे में इस चैप्टर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में हमने पहले ही बताया था कि कहीं ना कहीं पेपर में ज़रूर आएगा। ठीक है, ज़रूर आएगा, 100% आएगा। तो इस पर केवल 10 प्रश्न है, इन 10 प्रश्नों पर थोड़ा डीपली हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा। और हाँ, प्रथम कोटि की अपक्रिया में एक समाकलित वेग समीकरण तैयार किया जाता, उनको हम इस चैप्टर में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो कम से कम 2-3 पेजों में कंप्लीट होता तो हो जाए, लेकिन हमें कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में नहीं आता है, क्योंकि हमने पेपर को सारा रिवीजन देख लिया, 60 कहीं पर इस प्रश्न की चर्चा, इन प्रश्नों की चर्चा नहीं हो रही। फिर भी मैं आपको शॉर्टकट में बता दूँगा, अगर इस प्रकार का भी गलती से भी आ जाता तो आप उस समस्या का भी समाधान कर पाएंगे। लेकिन हम इन प्रश्नों पर चर्चा ज़्यादा करेंगे, इनसे संबंधित सवाल जो होंगे उन पर चर्चा करेंगे, यही हमारा लक्ष्य होगा, यहीं से हमारा प्रश्न भी आएगा। इससे समाकलित वेग समीकरण नहीं आता है, क्योंकि उतना समय उसे लगाने के लिए बहुत समय लगता है, और उतना समय बोर्ड परीक्षा में नहीं मिलता। वो ऐसे प्रश्न रखते हैं कि जिससे कि आप समय के अनुसार सारा पेपर सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय भारत। कल मिलते हैं अपने इस चैप्टर के साथ, कल हम इसे सॉल्व करवाएंगे, मिलते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, साथ में शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ, जो भी वो लोग भी इस चैप्टर को सही से देख पाएँ और पढ़ पाएँ। ठीक है, मिलते हैं कल फिर।